सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया। तो आंसर होगा कोपेनहेगन को। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 की। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये इंडेक्स क्या बताता है कि दुनिया में रहने के मामले में सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो सही उत्तर होगा कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। दूसरे पे ऑस्ट्रिया का वियना और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। तो टॉप 3 सिटीज मैंने आपको बताया। इस इंडेक्स में, इस लिस्ट में टोटल 173 शहरों को शामिल किया गया। सबसे आखिरी में है सीरिया का दमस्कस। अब भारत के अगर आप पूछोगे कि भारत का कौन सा शहर किस स्थान पर है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी शहर टॉप 100 में भी नहीं है भारत का। वैसे इस इंडेक्स में भारत के टोटल 4 शहरों को शामिल किया गया है। वो चारों शहर मैंने आपको बता रखे हैं। जैसे नई दिल्ली 120वें स्थान पर है, मुंबई 121वें पे है, चेन्नई 123वें पे है और बेंगलुरु 127वें पे है। ठीक है, तो ये भारतीय शहरों की रैंकिंग है। ये टॉप 3 शहरों की रैंकिंग है। सबसे आखिरी में कौन सा शहर है वो भी हमने देखा। कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, इंडेक्स क्या बारे में बताता है, ये सब हमने जान लिया, आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इस साल के जो या बिल्कुल लेटेस्ट जो भी इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट वाले वो सारे रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। लगभग 23-24 इंडेक्सेस हैं। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 94 पर भारत है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें पे है, टॉप पर आइसलैंड हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157 पे है, टॉप पर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे पे है, टॉप पर अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पे है, टॉप पर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे पे है, टॉप पर अमेरिका। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें पे है, टॉप पर पाकिस्तान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें पे है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 70वें स्थान पर है, टॉप पर स्वीडन हो गया। IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी। इसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत 6ठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का लोनी है, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स भारत 16वें स्थान पर है, टॉप पर सिंगापुर हो गया। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स भारत 13वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका हो गया। 2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व वाला देश चाइना है, भारत 5वें स्थान पर है। ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत 5वें स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026, इसमें बात करें FDI इनफ्लो की, कि FDI प्राप्त करने के मामले में भारत 11वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। और FD आउटफ्लो की बात करते हैं तो भारत 18वें स्थान पर है। मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था FD इनफ्लो, FDI आउटफ्लो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दोबारा इस्तेमाल होने वाले RVX रॉकेट का भी सफल परीक्षण किसने किया है। तो आंसर होगा जापान ने किया है। तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। जाक्सा मतलब होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और इसने अभी RVX नाम से दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रीयूजेबल रॉकेट का भी पहला सफल परीक्षण किया है। परीक्षण कहां पर हुआ? तो ये नोशिरो रॉकेट परीक्षण केंद्र अकिता प्रांत जापान में हुआ। तो इस परीक्षण में हुआ क्या? रॉकेट लगभग 40 सेकंड तक उड़ा, उसके बाद सुरक्षित रूप से वापस जमीन पर उतर गया। तो रीयूजेबल रॉकेट क्या होता है? मतलब ऐसा रॉकेट जिसे आप किसी अंतरिक्ष मिशन के लिए भेज रहे हो, वो अपना मिशन पूरा करता है और वापस पृथ्वी पर सही सलामत उतर जाता है। उस रॉकेट को आप दोबारा बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजेबल। जिस तरह से आपको याद होगा, स्पेस एक्स के पास भी रीयूजेबल रॉकेट है, फॉल्कन 9, बार बार उसको इस्तेमाल कर। इसका फायदा क्या है?
आपको नए रॉकेट बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसी को आप बार बार इस्तेमाल करते रहो। अंतरिक्ष मिशन की लागत कम आएगी, कम समय में ज्यादा लॉन्च करोगे, इससे अंतरिक्ष कार्यक्रम ज्यादा किफायती और प्रभावी बनेगा। अच्छा, एक और प्रश्न इसी के साथ आप जोड़ लो। अभी कुछ समय पहले ही चाइना ने भी पहली बार जो उसका एक रॉकेट है लॉन्ग मार्च 10B, इस रॉकेट के पहले चरण यानी कि बूस्टर को अंतरिक्ष में पेलोड भेजने के बाद सुरक्षित तरीके से वापस पृथ्वी पर उतारा है। मतलब उसने भी रीयूजेबल रॉकेट को अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दुनिया में सबसे पहले ऐसा किसने किया था? स्पेस एक्स ने किया था 2015 में। तो अब बाकी देश भी उसी की तरह करना चाह रहे हैं। चाइना ने कर दिया, जापान परीक्षण कर रहा है। अब बात जापान की हो रही है यहाँ पे, तो येरा मैप में जापान, कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन। यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची है, संसद का नाम डाइट होता है। उसके अलावा यहाँ पे होक्काइडू, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू द्वीप आपको मिलेंगे। भारत और जापान के बीच में कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं? तो जिमेक्स होता है, वीर गार्जन हो गया, धर्मा गार्जन हो गया, शिन्यू मैत्री हो गया, शह्यो काइजन हो गया, मालाबार अभ्यास, ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में होता है। कुछ प्रश्न देखें यहाँ से, तो आपको याद होगा जापान ने दुनिया में पहली बार पार्किंसन रोग के इलाज के लिए स्टेम सेल आधारित थेरेपी को मंजूरी दे दी है। अभी धर्मा गार्जन अभ्यास हुआ था, कहां पर? उत्तराखंड के चौबटिया में। 5वां एशियन पैरा गेम्स, यह भी जापान के आइची प्रांत और नागोया शहर में होंगे। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ, और भारत ने अपना पहला ग्लोबल ग्रीन मिथेनॉल सप्लाई एग्रीमेंट जापान के साथ किया। उसके अलावा असम, ये भारत का पहला राज्य बन गया जहां जापान की माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से अभी जापान न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एरो इंडिया 2027 का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित होगा? तो सही उत्तर होगा बंगलुरु में। तो एरो इंडिया 2027 की हम बात कर रहे हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इसका 16वां संस्करण अब होगा, अभी फरवरी 2027 में होगा। कहां पर? येलाहंका वायुसेना स्टेशन, बंगलुरु, कर्नाटक में। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आपको याद आएगा, एक तो इसका मुख्यालय आपको बंगलुरु में मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, ये भी सबसे लेटेस्ट महारत्न कंपनी है आपकी, 14वें नंबर की है। अच्छा, एरो इंडिया का उद्देश्य क्या है? भारत और विदेश के रक्षा कंपनियों को एक मंच पर लाना, नए रक्षा सौदे और साझेदारियां करना, भारत में रक्षा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण बढ़ाना, और भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना। वैसे भारत का जो रक्षा उत्पादन है 2025-26 की अगर हम बात करते हैं तो वो है 1.78 लाख करोड़ रुपए का। वहीं भारत का रक्षा निर्यात की अगर बात करेंगे 2025-26 की ही, तो वो कितना रहा? 38,424 करोड़ रुपए। और हमारा लक्ष्य है 2029-30 तक का जो लक्ष्य है रक्षा उत्पादन के मामले में बात करेंगे तो 3 लाख करोड़ रुपए का, और रक्षा निर्यात के मामले में बात करेंगे तो 50,000 करोड़ रुपए का हमारा लक्ष्य है। 2029-30 की हम बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में इतना है, इतना हमारा लक्ष्य है। ये जो एरो इंडिया है ये हर 2 साल में होता है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। पिछला वाला आप पूछोगे, पिछला वाला जो 15वां संस्करण था वो 2025 में हुआ था। कहाँ पर? इसी स्थान पर हुआ था, येलाहंका वायुसेना स्टेशन, बंगलुरु में। अब 2027 में भी यहीं पर होगा। अच्छा, इसी तरह से ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना कि अभी जो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है विंग्स इंडिया 2026, ये कहाँ पर हुआ था? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में, जिसकी थीम थी इंडियन एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर, भारतीय विमानन भविष्य का निर्माण। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया महेंद्रगिरी नामक युद्धपोत किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट 17A। एक्चुअली में अभी भारतीय नौसेना ने अभी 14 जुलाई को यानी कि आज विशाखापत्तनम में महेंद्रगिरी नाम का जो एक नया युद्धपोत है इसे अपने पूर्वी बेड़े में शामिल करेगी। तो याद रखना, महेंद्रगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बना छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है? देखो, स्टील्थ का मतलब हम कई बार पढ़ चुके हैं, जो युद्धपोत है वो दुश्मन की रडार पे नजर नहीं आता, और फ्रिगेट मतलब एक आधुनिक युद्धपोत होता है। तो स्टील्थ फ्रिगेट मतलब ऐसा युद्धपोत जो दुश्मन के रडार पे नहीं आता।
अच्छा, प्रोजेक्ट 17A की हम बात करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट 17 है ना, इसके तहत टोटल 7 जहाज बनाए जाने। जो पहला वाला बना था उसका नाम था नीलगिरी। तो नीलगिरी श्रेणी के इसको कह सकते हैं अपन। इसमें जो 7 बनने हैं, ये 4 अलग बनेंगे और 3 अलग बनेंगे। जो 4 बनेंगे वो कौन बनाएगा? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। कौन कौन से हैं वो? उनके नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी। इसको जो 4 बनाने थे उसमें से ये आखिरी है जो अभी आज शामिल हो जाएगा, महेंद्रगिरी। बाकी जो 3 है वो बनाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर। उनके नाम है हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी। ठीक है, तो ये आराम से आपको याद भी रहेगा। मैंने और भी डिटेल में आपको बता दिया है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में तीसरा नमस्ते दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को। तो ये बिल्कुल नया दिवस है, ध्यान में रखना। अभी 14 जुलाई 2026 को ही केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ये तीसरा नमस्ते दिवस मना रहे हैं, आज ही को। अच्छा, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार। तो ये जो दिवस है ये 2023 में शुरू हुई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सफाई कर्मचारियों का सम्मान, कौशल विकास, सुरक्षा और मशीनों से स्वच्छता को बढ़ावा देना। और इसका जो मुख्य आयोजन स्थल है यह है कोलकाता। कोलकाता में इसका आयोजन होगा। नमस्ते योजना, आप जानना चाहोगे कि भैया ये नमस्ते योजना क्या है? देखो, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो केंद्र सरकार की ये एक योजना है जिसे जुलाई 2023 में शुरू किया गया था। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मिलकर के शुरू किया था, जिसका मुख्य लक्ष्य है हाथ से सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई बंद कर मशीनों से सफाई करना और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये है नमस्ते योजना। बाकी अगर एक बार देखें जुलाई में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं, तो हम देखेंगे 1 जुलाई को 3 दिवस मनाए थे, राष्ट्र चिकित्सा दिवस, जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 6 जुलाई को विश्व जिम्नास्टिक्स दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में हमने। ठीक है, तो ये जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर ने। तो विंबलडन ओपन हमने बात करी थी, ये टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम है। साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा होता है ये विंबलडन ओपन जो हम पढ़ रहे हैं, और इसके बाद होगा एक यूएस ओपन। तो विंबलडन ओपन हो चुका है। अगर हम बात करें इसमें मेन सिंगल की, तो मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है जैनिक सिनर ने। इटली के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जेवरेव को, ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। तो जैनिक सिनर लगातार दूसरी बार, मतलब 2025 में भी इन्होंने ये खिताब जीता था, 2026 में भी जीत लिया है विंबलडन ओपन का खिताब, मेन सिंगल का टाइटल। तो वे एक से ज्यादा बार विंबलडन जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी भी बन गए हैं, इटली के खिलाड़ी भी बन गए हैं। और वैसे ये उनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल है। ठीक है, तो जैनिक सिनर का नाम याद रखेंगे। वुमेन सिंगल भी हमने देखा था, वुमेन सिंगल ये जीत लिया लिंडा नोस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक से हैं। इन्होंने हराया था कैरोलिना मुचोवा को, जो कि चेक रिपब्लिक से ही है, और ये इनका लिंडा का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है, तो जैनिक सिनर पुरुषों में और महिलाओं में लिंडा नोस्कोवा। एक बार आप पुराना भी रिवाइज कर लो, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें मेन सिंगल जीता था कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन से हैं। वुमेन सिंगल जीता था एलिना रबाकिना ने, जो कजाकिस्तान से हैं। वहीं फ्रेंच ओपन जीता था मेंस में बात करेंगे मेन सिंगल में, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जर्मनी से हैं। और वुमेन सिंगल मीरा एंड्रीवा ने जीता, जो रशिया की प्लेयर हैं। और आज हमने विंबलडन ओपन देख लिया, जैनिक सिनर पुरुषों में और लिंडा नोस्कोवा चेक रिपब्लिक से जो है वुमेन सिंगल का उन्होंने जीता है। और इसमें स्टैटिक क्या बनता है, मैंने आपको बताया था कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो बड़ा आसान है, पहला और आखिरी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व अमीर थे, या अमीर मतलब शासक थे? तो आंसर, तो अभी 12 जुलाई को ही 74 वर्ष की आयु में कतर के पूर्व शासक शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया।
उन्हें आधुनिक कतर का निर्माता माना जाता है क्योंकि उन्होंने कतर को एक छोटे तेल आधारित देश से दुनिया के सबसे अमीर देशों में बदल दिया। तो शेख हमद कौन थे? ये 1995 से 2013 तक कतर के आमिर रहे, यानी कि शासक रहे। उन्होंने 1995 में उनके पिता शेख खलीफा बिन हमद अल थानी से सत्ता संभाली और 2013 में उन्होंने अपनी इच्छा से अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी को अपनी सत्ता सौंप दी और अभी उनका निधन हो गया। अब कल मैंने आपको निधन के सारे प्रश्न इस साल वाले रिवाइज करवाए थे, तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कर पा रहा निधन वाले। आज मैं आपको कतर लेकर के चल रहा हूँ। तो आप देखोगे ये कतर के शासक थे। तो ये रहा मैप में कतर, यहाँ पर ये गुलाबी गुलाबी जो दिख रहा है, कैपिटल इसकी दोहा होती है, करेंसी है कतरी रियाल। तो प्रधानमंत्री कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। आपको याद होगा फीफा अरब कप 2025 हुआ था कतर में, इसको मोरक्को ने जीता था जॉर्डन को हरा करके, अभी ये दिसंबर की बात है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक की अभी 11वीं बैठक जो हुई थी, ये दोहा कतर में हुई थी। अब जो अगली जो इसकी 12वीं बैठक होगी 2027 में, वो उज्बेकिस्तान में होगी। इसके अलावा अभी 2026 में जनवरी में ही जो 53वां वर्ल्ड बुक फेयर का जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री ये कतर था, जबकि फोकस कंट्री स्पेन रहा था। और स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्काराज, और अभी इन्होंने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में मेन सिंगल का टाइटल जीता था और वुमेन सिंगल यहाँ पे जीता था कैरोलिना मुचोवा ने चेक रिपब्लिक से। ये कैरोलिना मुचोवा का नाम अभी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, कहाँ पढ़ा था, याद आया? अभी जो विंबलडन ओपन है उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इनको हरा करके जीत लिया है लिंडा ने। ठीक है, तो ये सब बातें कतर से आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन अभी नवंबर में होगा, कहां पर होगा? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन स्थल की घोषणा हो चुकी है। ये अभी नवंबर में होंगे, इस साल तेलंगाना में होंगे। इसकी घोषणा अभी जो हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने ही की है। वैसे आपको याद है पिछले साल वाला जो 7वां एडिशन है वो बिहार में हुआ था। देखो खेलो इंडिया से जो भी अभी तक के इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं आपको सारे रिवाइज करवा देता हूँ 2025 और 2026। जैसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, मैस्कोट उसका उज्ज्वला है और उसमें टॉप पे हरियाणा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वां एडिशन जो हुआ बिहार में, हमने देख लिया अभी, मैस्कोट इसका गत सिम्हा था और टॉप पर महाराष्ट्र रहा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका जो पहला एडिशन हुआ था श्रीनगर की डल झील में हुआ था 2025 में और इसमें टॉप पर मध्य प्रदेश था। मैस्कोट इसका रंगीन हिमालयन किंगफिशर था। वहीं 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे 5वां एडिशन, कहाँ पे? राजस्थान में हुआ था। इसका मैस्कोट खम्मागणी था, टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। वहीं अभी 2026 में जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए थे दूसरा एडिशन दमन व दीव के गोगला बीच पर हुआ था। शुभंकर इसका पर्ल है जो कि एक डॉल्फिन को रिप्रेजेंट करता है, टॉप पर इसमें कर्नाटक रहा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी 2026 में इसका पहला एडिशन हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। मैस्कोट इसका मोरवीर था और इसमें टॉप पर कर्नाटक रहा। उसके अलावा अभी जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे 2026 में, ये 2 स्टेजेस में हुए थे, 2 चरणों में हुए थे। और अगर बात करें इसमें टॉप पर कौन रहा, तो आंसर होगा इंडियन आर्मी इसमें टॉप पे रहा था। ठीक है, तो खेलो इंडिया से बनने वाले ये 2025 के और 2026 वाले जो भी लेटेस्ट प्रश्न थे वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, आपको ध्यान रखना है। और आज का जो प्रश्न है वो क्या था हमारा, वो मत भूल जाना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का 8वां एडिशन ये इस साल कहां पर होगा? तेलंगाना में हो। ठीक है, अगला प्रश्न भी देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी की 28वीं बैठक अभी कहां पर हुई? तो आंसर होगा कोयम्बटूर में। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अभी 28वीं सोसाइटी बैठक अभी 9 जुलाई को हुई है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और इस बैठक की अध्यक्षता हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उन्होंने की। इस बैठक का उद्देश्य था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिसर्च, ट्रेनिंग और पॉलिसी सपोर्ट को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप बनाना। अच्छा, ये भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें, ये क्या है? तो आप कहोगे ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसकी स्थापना होती है 1982 में और ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा देहरादून, उत्तराखंड। ये संस्था वन्यजीवों पर शोध यानी कि रिसर्च, ट्रेनिंग और सरकार को तकनीकी सलाह देने का
काम करती है मुख्य, ठीक है। और अब इसी की 28वीं सोसाइटी बैठक हुई थी कोयम्बटूर तमिलनाडु। कुछ और बैठकें, कुछ और सम्मेलन से संबंधित प्रश्न में आपको रिवाइज, तो आपको याद रखना है पूर्वोत्तर परिषद का जो 73वां पूर्ण सत्र हुआ था शिलोंग मेघालय में, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जून 2 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया या उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। सेपलिंग डायलॉग 2026 हुआ था अहमदाबाद में। विश्व फार्माकोपिया की 16वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई ब्राजील में। दूसरा पैक्स सिलिका समिट ये हुआ वाशिंगटन डीसी में। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन नई दिल्ली के पूसा परिसर में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ जयपुर में। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग का आयोजन हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई। तो ये सारी बैठकें, सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी विंबलडन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लिंडा नोस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक से हैं। फिर पूछा आईसीएमआर ये भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित करेगा? तो आंसर होगा किलोंग हिमाचल प्रदेश में। फिर आपसे पूछा था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोरियम के भंडार की खोज अभी कहां पर की है? तो आंसर होगा गुंडलुपेट कर्नाटक में। फिर आपसे पूछा भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक किस संस्था ने विकसित की है? तो आंसर होगा CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने। फिर पूछा कि लॉर्ड्स मैदान जो इंग्लैंड में है, तो लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो आंसर होगा क्रांति गौड़। फिर पूछा प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? आंध्र प्रदेश से। फिर पूछा दुनिया का पहला व्यावसायिक बोर उपग्रह जिसे सैटेलाइट्स ने बनाया है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा स्पेसएक्स। भारत में मत्स्य पालन किसान दिवस ये हमने मनाया अभी, आंसर होगा 10 जुलाई को मनाया। फिर पूछा एशियन टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आंसर होगा लिएंडर पेस। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा गुरु रविदास। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,